नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आपको मेरी आवाज़ पहुँच रही है। अगर आपको मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो आपको एक बार फिर से नमस्कार। आज स्वागत है आपका एक बार फिर व्हील साई के शो में। स्वागत है एक बार फिर से आपका व्हील साई के शो व्हील साई संवाद में। आज हम 7वें संस्करण के साथ एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने। 6 बजने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 6 बजे आज हमारे एक्सपर्ट मिस्टर देवनील चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़ेंगे। दोस्तों, आज का शो हमने खास ट्रक मालिकों के बड़ी डिमांड पे रखा है। कई जगह से हमें रिक्वेस्ट आ रही थी कि एक फाइनेंशियल एक आर्थिक स्थिति के ऊपर, एक आर्थिक जानकारी के ऊपर किसी आर्थिक विशेषज्ञ की राय दिलवाई जाए लोगों को और बेड़े मालिकों को, फ्लीट ओनर्स को। तो आज हमने हमारे शो में इनवाइट किया है एक बहुत बड़े आर्थिक फाइनेंशियल एक्सपर्ट मिस्टर देवनील चक्रवर्ती जी को। देवनील चक्रवर्ती जी पिछले 20 सालों से इस फील्ड में हैं, बैंकिंग की और लोन डिस्बर्समेंट की फील्ड में वो भी पिछले 20 सालों से हैं। उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक के साथ और कई सारे देश के नामी गिरामी बैंकों और एनबीएफसीज के साथ काम किया है। पिछले 20 सालों में उन्होंने अलग अलग तरह के रिफॉर्म्स होते हुए देखे हैं देश में। चाहे वो डीमोनेटाइजेशन हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे ईएमआई मॉरेटोरियम हो, या फिर उन्होंने इस देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को एकदम करीब से रहकर जाना है, एकदम करीब से रहकर देश की अर्थव्यवस्था को उन्होंने देखा है। तो आज आपके सामने हम पेश करेंगे मिस्टर देवनील चक्रवर्ती को, और आप हम तक अपने सभी सवाल कमेंट्स के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। जल्दी ही मिस्टर देवनील हमारे साथ जुड़ जाएंगे इस लाइन पे। हम भी तब तक अपना इस प्रोग्राम का सेटअप करने में लगे हुए हैं। अगर आप इस शो को अकेले देख रहे हैं तो अपने सर्कल में, अपने जानकारी के लोगों में इस शो की लिंक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि बहुत ही फायदेमंद ये शो साबित हो सकता है। आज का टॉपिक स्पेशली रखा गया है, वो जो टॉपिक रखा गया है वो टॉपिक है फिनेंशियल और आर्थिक सलाह के आसपास आज बात की जाएगी। लोन्स के बारे में आज बात की जाएगी, ईएमआई मॉरेटोरियम के बारे में आज बात की जाएगी। आज बात की जाएगी कि क्यों बैंक्स ब्याज चार्ज कर रहे हैं, कि कितना ब्याज चार्ज कर रहे हैं, और जाना जाएगा कई तरह के सवालों को। ग्राउंड से जो सवाल कई सारे फ्लीट ओनर्स तक हम तक पहुंचा रहे हैं, उन सवालों को जाना जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपका होस्ट आज सुनेश जैन, एक बार फिर से आपके सामने लेकर आया हूँ 7वां संस्करण इस शो का, व्हील साई संवाद। यहाँ लगातार 7वें संडे आज हम आपसे रूबरू होने के लिए आए हैं, और पिछले कई शोज में हमें आपका प्यार बराबरी से मिलता रहा है। आप लोगों का बहुत सारा सपोर्ट मिला है, जो हमें लगातार प्रेरणा देता रहता है कि हम इस शो को जारी रखें, कंटिन्यू रखें, और इसमें नए नए तरह के बदलाव लाते रहें। इसमें वो सारी चीजें लाते हैं जो आपके लिए, ट्रक मालिकों के लिए, ट्रक चालकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। ट्रक मालिकों के ही सुझाव पर आज हम आपके सामने आर्थिक विशेषज्ञ मिस्टर देवनील चक्रवर्ती को लेकर आए हैं। कुछ ही समय में वे हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बाद हम इस शो की शुरुआत करेंगे। और आप दोस्तों याद रखिए, आप किसी भी तरह का सवाल, अगर आपके मन में किसी भी तरह की आर्थिक विपदा या फिर आर्थिक परेशानी है, किसी भी तरह का अगर सवाल है जो कि बैंकिंग संबंधी, लोन संबंधी या किसी भी तरह के फिनेंस संबंधित आपका कोई सवाल है, तो आप वो सवाल हम तक कमेंट्स के माध्यम से जरूर पहुंचा सकते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ललित शर्मा जी, जुड़ चुके हैं भगवान सांखला जी, ईश्वर राठौर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भगवान सांखला जी हर बार हम की तरह एक बार फिर से हमारे साथ हमारे शो का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार भगवान जी, नमस्कार ईश्वर जी, नमस्कार ललित जी। अपने सवाल, जैसे कि आप देख सकते हैं, ललित जी ने अपना सवाल कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाया है। डैनी सिंह जी ने भी अपना सवाल कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाया है। आप कमेंट्स के माध्यम से अपने सवाल दोस्तों हम तक जरूर पहुंचाते जाइए।
ये शो आप ही के लिए बना है, आप ही की परेशानियां, आप ही की मुश्किलों को, आप ही की जो दिक्कतें हैं, आपके जो डाउट्स हैं इस फाइनेंशियल सिस्टम को लेके या फिर इस फाइनेंशियल क्राइसिस को लेके, जिसमें कई तरह के नए रिफॉर्म्स किए गए हैं सरकार के द्वारा, ईएमआई मोरेटोरियम को लागू किया गया है। तो कोई भी आपके मन में ऐसा सवाल है तो आप बेझिझक उनको जरूर पहुंचाइए। एक बार फिर मैं आप सभी का, जो लोग नए जुड़े हैं अभी अभी इस शो से, एक बार फिर मैं उन सभी का स्वागत करता हूँ व्हील साई किस शो सारथी संवाद में के 7वें संस्करण में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ जुड़ेंगे एक बहुत ही खास मेहमान जो कि स्पेशली वास्ता रखते हैं इस बैंकिंग इंडस्ट्री से, फाइनेंस इंडस्ट्री से वास्ता रखते हैं, और पिछले 20 साल में उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को बदलते हुए बहुत ही नजदीकी से, बहुत ही करीब से देखा है, बहुत ही करीब से उन्होंने जाना है। अलग अलग तरह के रिफॉर्म्स देश में जो हुए हैं, चाहे वो जीएसटी का इंट्रोडक्शन हो, चाहे वो डीमोनेटाइजेशन हो, या फिर आज लॉकडाउन के तौर पे जो लगने वाला ईएमआई मोरेटोरियम हो, या उसके पहले के भी जो बड़े इवेंट्स रहे हैं देश के अंदर, बहुत ही करीब से आईसीआईसीआई बैंक में काम करते हुए और देश के कई नामी गिरामी एनबीएफसीज के अंदर काम करते हुए देवनील जी ने इस जो ये फील्ड है इसको बहुत करीब से जाना है। और आज वे हाजिर होंगे हमारे साथ अपना सारा का सारा एक्सपीरियंस, अपना अनुभव आप लोगों के साथ साझा करने के लिए। तो अगर आप इस शो को अकेले देख रहे हैं तो इसकी लिंक अपने साथी ट्रांसपोर्ट भाइयों में पहुंचा सकते हैं, एक वॉच पार्टी आप होस्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप इस शो की लिंक शेयर कर सकते हैं, ताकि अधिक से अधिक ट्रांसपोर्टरों को, ट्रक मालिकों को, ट्रक ड्राइवरों को इस जानकारी को तक पहुंचाया जा सके, इस जानकारी को उन तक पहुंचाया जा सके, ताकि उनके भी भले की बात हो। दोस्तों हमारे साथ देवनील जी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र सिंह भाटी जी ने गुड इवनिंग भेजा है। गुड इवनिंग देवेंद्र जी, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, अपने घर में आप सुरक्षित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो के साथ जुड़ने के लिए। कुछ ही टाइम में बस इस शो को हम शुरू करेंगे, जैसा कि हम हमेशा टारगेट करते हैं कि कुछ व्यूअर्स के ऐड होने के बाद थोड़ा मज़ा आता है शो के अंदर, कुछ बातचीत होती है, थोड़ा ग्राउंड से इनपुट्स आते हैं। तो बस चंद मिनटों के अंदर हम लोग इस शो के अंदर लाइव जाने वाले हैं। देवनील जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवनील जी का इंट्रोडक्शन वो खुद भी देंगे, लेकिन मैं बस उतना ही बता सकता हूँ कि 20 सालों से वो इस इंडस्ट्री में, फिनेंस इंडस्ट्री में, बैंकिंग इंडस्ट्री में एक्टिव हैं, और कई बैंकों के साथ, एनबीएफसीज के साथ उन्होंने काम किया है। बहुत ही करीब से उन्होंने देखा है कि कैसे इंडियन इकोनॉमी ने खुद को ग्रो किया है पिछले 20 सालों में, कैसे इंडियन इकोनॉमी एक वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इमर्जिंग, वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज के अंदर डेवलप हुई है, और क्या क्या रिफॉर्म्स इसके अंदर हैं। और खासकर जो बात होगी ट्रक मालिकों के नज़रिए से, ट्रक मालिकों के पर्सपेक्टिव से। और ट्रक मालिक जो हैं, ट्रक ड्राइवर या ट्रांसपोर्टर जो इस शो को इस समय देख रहे हैं, वे अपने सवाल कमेंट्स के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। कई तरह के सवालों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जैसे ईएमआई मोरेटोरियम के ब्याज के बारे में, ईएमआई मोरेटोरियम की शर्तों के बारे में, कुछ छुपे हुए पहलुओं के बारे में जो ईएमआई मोरेटोरियम में आपके लिए फायदेमंद या घातक साबित हो सकते हैं। उन सारे पहलुओं को टच करेंगे, जानेंगे कि उनकी क्या राय है ईएमआई मोरेटोरियम को लेके, क्या उनका सुझाव है ट्रक मालिकों को ईएमआई मोरेटोरियम को लेके। लोन संबंधित अगर कोई समस्या है, लोन संबंधित आपका कोई सवाल है, कितना लोन मिलेगा, कैसे मिलेगा, लोन लेने के लिए क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं, अगर आपको कब बैंक प्रेशराइज कर रहा है ईएमआई भरने के लिए, अगर आपको नहीं पता है कि आप ऑप्ट इन हैं या फिर ऑप्ट आउट हैं, अगर आपको नहीं पता है कि कौन से विकल्प ऐसे हैं जिन विकल्पों को चुनकर आप आगे बढ़ सकते हैं, इस ईएमआई मोरेटोरियम का लाभ उठा सकते हैं, तो उन सारे के सारे सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे, उन सारे के सारे सवालों को आज हम टच करेंगे। मेरा नाम सुनेश जैन है, और एक बार फिर से जो लोग नए हमारे साथ जुड़े हैं उनको एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे शो में। स्वागत है आप सभी का। 6:05 हो चुके हैं और मैं देवनील जी को लाइन पर जोड़ रहा हूँ। नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार। बिल्कुल ठीक। इनफैक्ट
मैं आपका एज वेल एज जितने श्रोता जन है उनका अभिनंदन करना चाहूंगा। एंड अभी जो हम समय से गुजर रहे हैं, एक हेल्थ वाइज भी एक समय से गुजर रहे हैं और आर्थिक स्थिति से भी गुजर रहे हैं, तो हम ये आशा करते हैं कि सभी ट्रक मालिक और सभी ड्राइवर्स, हमारे जो भाई बंधु हैं, सभी इस पर्टिकुलर टाइमिंग से अच्छी तरह से गुजर जाए, हमारा हेल्थ अच्छा रहे, हमारा व्यवसाय अच्छा रहे, हमारा जो एक व्यवसाय बढ़ाने का एक इच्छा है वो पूरा होता रहे, हमारी काइंड ऑफ जितनी हम बढ़ाना चाहते हैं अपने धंधे को उतना बढ़ा सके। तो सबकी एक आशाएं होती है, हम चाहते हैं कि सारी आशाएं पूरी हो और सबका अभिनंदन करते हैं। और थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपकी बातों को सुन के, बहुत ही अच्छी बात की आपने। आशा करते हैं कि आप भी सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे इस समय में। बिल्कुल शोनेश जी, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ और परिवार के साथ हूँ, और आशा करता हूँ कि सभी लोग अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। और ये वक्त बहुत ही मैं ये बोलूंगा कि वो वक्त बड़ा ही क्रिटिकल है कि हम अपने परिवार के साथ रहे, हमारे धंधे से जुड़े जितने भी लोग हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनके साथ रहे, उनका ख्याल रखें। और ये वक्त आगे मैं ये बता सकता हूँ कि पिछले 20 साल 25 साल से, जितने साल से भी मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग से ही ट्रक बिजनेस के साथ काफी क्लोजली जुड़ा हुआ हूँ, और मैंने ये धंधा काफी देखा है। मतलब सारे इंडिया में, साउथ में काम किया हूँ मैं, ईस्ट में काम किया हूँ, नॉर्थ में काम किया हूँ। तो मैं काफी फ्लीट ओनर्स को देखा हूँ, काफी सिंगल ओनर ट्रक ओनर्स मालिक को देखा हूँ। तो हमें जो एक धंधा करने की जो जील होती है वो मैं देखा हूँ, और इंडिया खासकर ना भारतीयों में जो एक जूझने की शक्ति होती है वो देखा हूँ। तो मेरा यही आशा है कि ये परिस्थिति से भी हम आगे उभर के आएंगे और काफी अच्छी तरह से उभर के आएंगे। जी बिल्कुल, यही हमारी भी आशा है। दर्शक हमारे जानना चाहते हैं आप कहाँ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर, किस शहर से आप बात कर रहे हैं? मैं तो अभी कलकत्ता में हूँ, मेरी फैमिली कलकत्ता में है, और मैं अभी कलकत्ता में फैमिली के साथ हूँ। ग्रेट सर, सिटी ऑफ जॉय से सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन सर आपका, उसके साथ हम अपने शो को शुरू कर सकते हैं, एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ, एंड देन हम सवालों की तरफ मूव कर सकते हैं। मैं इंट्रोडक्शन में यही बताऊंगा सुनेश जी, जब से काम करना चालू किया हूँ, बेसिकली कमर्शियल एसेट्स में ही काम कर रहा हूँ, और खासकर ट्रक के धंधे में ही काम कर रहा हूँ, और फाइनेंस के साथ शुरू से ही जुड़ा हुआ हूँ। एंड लास्ट 20 साल के ऊपर से काम कर रहा हूँ बैंकों और एनबीएफसीओ के साथ। तो मैं ये 20 साल 25 साल में मैं सेल्स मार्केटिंग भी देखा हूँ, रिस्क भी देखा हूँ, प्रोडक्ट भी देखा हूँ, और काफी बड़े फ्लीट ओनर के साथ भी काम किया हूँ, इवन स्मॉल काइंड ऑफ जो धंधे में पहली बार उभर रहे हैं और पहली बार जो एंटर करते हैं उनके साथ भी काम किया हूँ। तो 20 साल का जर्नी हमारा ऐसा रहा है कि कि किस तरह से हम ट्रक धंधे पे उनके बेसिकली धंधे का कैसे आसान कर सके, और जो भी चीज बेसिकली अगर लोन का काम है, अगर धंधे का काम है, कैसे उनको हेल्प कर सके कि उनका धंधा बढ़े और उनके काइंड ऑफ ट्रक और ये ज्यादा चले। तो दैट इज वही मेरा इंट्रोडक्शन है लास्ट 20 साल से, और 20 साल से यही काम कर रहा हूँ, यही समुदाय के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और अपने को उसका पार्ट ही मानता हूँ मैं। ग्रेट सर, ग्रेट। काफी गहरा आपका एक्सपीरियंस है इस ट्रकिंग डिवीजन में। वही अनुभव आपका आज हम अपने ट्रक मालिकों तक, जो हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका वही अनुभव उन तक हम पहुंचाना चाहते हैं। शुरू करते हैं सर एक पहले सब्जेक्ट के साथ। पहला बहुत ही बेसिक सवाल जो लोग जानना चाहते हैं वो ये है कि ये ईएमआई मॉरेटोरियम, जैसे हम लोगों ने, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, हम लोगों ने एक सर्वे कराया, उस सर्वे में हमको ये पता लगा कि आज भी 60% से ज्यादा फ्लीट ओनर्स को ये नहीं पता है कि ईएमआई मॉरेटोरियम क्या है और ये लागू हो चुका है। तो अगर आप उस बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाल सकें। आई नो बहुत ही बेसिक सवाल है, कई लोगों को इसके बारे में जानकारी है, लेकिन फिर भी एक बार अगर इस पे थोड़ा सा टच कर सके तो। मोरिटोरियम का मतलब होता है कि आपकी ये जो ईएमआई और किस्त जो है उस वक्त आपको नहीं देनी पड़ती। तो आपकी जो किस्त की रोक और किस्त का जो डेफरमेंट,
उसको हम मॉनिटोरियम बोलते हैं बैंकिंग की भाषा में बोले तो इसमें दो तरह का मॉनिटोरियम होता है बेसिकली। एक तो आप ऐसे ले लो कि आपने जब पहली बार लोन लिया ट्रक के लिए या कोई भी अपने धंधे के लिए, तो आपका जब पहला किस्त चालू होता है 2 महीने या 3 महीने के बाद, वो जो 2 महीने और 3 महीने का जो आपको टाइम दिया जाता है पहले किस्त के लिए, उस पीरियड को मॉनिटोरियम कहते हैं। लेकिन ये जो मॉनिटोरियम स्कीम जो अभी आई है पिछले दिनों बिकॉज ऑफ ये जो हमारी जो कोविड के कारण जो ये मॉनिटोरियम स्कीम आई है, इसका मतलब ये है कि ये जो एक महामारी आई है अक्रॉस द वर्ल्ड, और ये जो महामारी के कारण हमारा जो धंधा रुक गया, उसके कारण काफी धंधा इफेक्ट हुआ, जिसके कारण ट्रक्स चलना बंद हो गया एंड ऑल दैट। सो ये एक राहत देने के लिए ये स्कीम सरकार ने लाई कि आप, क्योंकि आप अगर नॉर्मली देखोगे तो क्या होता है कि जब ट्रक आदमी चलाता है उसी से कमा के उसी से पैसे भरता है जी। सो जैसे ट्रक्स नहीं चल रहे हैं और वो कमा नहीं रही है, तो ये एक स्कीम लाया गया सरकार से कि आपकी जैसे ट्रक नहीं चल रही है तो आपकी ट्रक कमा नहीं रही है, सो आप अपनी किस्त उस समय दे जब आपकी ट्रक चलने लगे और जब आप धंधे में कमाने लगे। तो ये जो डिफरमेंट होता है आपका किस्तों का, उसको मॉनिटोरियम कहते हैं। गॉट इट। तो सरकार ने बेसिकली जो मतलब सरल शब्दों में एक बार बस मैं आपके आंसर को समराइज करना चाहूंगा कि सरकार ने जो लोग इस बड़े वक्त से गुजर रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए ईएमआई मॉनिटोरियम की जो स्कीम है इसको लागू की है। सर, तो इसमें आपसे थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि कई तरह के पहलू इसके अंदर बनते हैं। इसके अंदर ऑप्ट इन की बात की गई है, ऑप्ट आउट की बात की गई है, तो क्या इम्पैक्ट है ऐसा जो ऑप्ट इन से आएगा या फिर ऑप्ट आउट करने से आएगा? क्या कोई पॉजिटिव है इसका या कोई नेगेटिव पॉइंट है जो जिस कारण से इनको ऑप्ट इन नहीं करना चाहिए या ऑप्ट आउट नहीं करना चाहिए, उस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? शुदे जी, ये दो पहलू है। अगर आप देखें ऑप्ट इन का मतलब होता है मैं स्कीम चाहता हूँ, दैट मीन्स मैं ये चाहता हूँ कि मेरी किस्तें डिफर हो जाए मैं 3 महीने के बाद से। सो मैं पहले ईएमआई स्कीम 1 की बात करता हूँ कि अगर मेरी ईएमआई ड्यू थी मार्च, अप्रैल, मई में, तो मैं ये डिफर कराना चाहता हूँ। तो ऑप्ट इन से ये होता है कि मेरी जो किस्तें जो ड्यू होने वाली और मेरे को पेमेंट करना था, वो मेरे को बाद में पेमेंट करना पड़ेगा। तो मेरा आज के डेट पे अगर कैश फ्लो, इसकी फायदे ये होते हैं कि आज के डेट पे जैसे मेरा अगर धंधे में मैं कमा नहीं रहा हूँ, मेरा कैश फ्लो नहीं आ रहा है, मेरी कमाई नहीं आ रही, तो मैं कहाँ से भरूं? तो इससे मेरे को एक राहत मिल जाती है कि लाइक जब मैं कमाऊंगा तब पैसे भर दूंगा जी। ऑप्ट आउट का मतलब ये है कि मैं ये स्कीम नहीं चाहता हूँ। मेरी कैश फ्लो और मेरी कमाई इतनी है कि मैं अपना जो ईएमआई का लायबिलिटी है और ईएमआई का जो भुगतान है, मैं अपने धंधे या अपनी जमा पूंजी से कर पाऊंगा। तो ऑप्ट इन का अगर आप देखोगे फायदे ये हैं कि आपके पास हाथ में कैश ज्यादा बचता है, और अगर आपके धंधे में कैश नहीं आ रहा है तो डिफरमेंट करते हो तो आपकी लायबिलिटी नहीं आती है उस वक्त। बैंक आपको बेसिकली कॉल नहीं करेंगे कि आपकी ईएमआई ड्यू हो गई। तो ये फायदे होते हैं, और जब धंधा कमाने लगता है फिर आप देने लगते हो, तो इसमें कैश फ्लो की सहूलियत हो जाती है। तो जैसे आपको सवाल, जैसे डैनी सिंह जी ने एक सवाल पूछा है कि क्या ये फायदा है या फिर ये नुकसान है, तो आप इसको किस कैटेगरी में डिफाइन करेंगे? अगर आप एक तरह से के देखो कि लाइक जैसे मैंने आपको बताया, ऑप्ट इन से आपको फायदा कैश फ्लो का होता है। अगर ऑप्ट आउट करते हो तो आपको ऑप्ट इन से आपका नुकसान ये होता है कि आपको ये जो डिफरमेंट के टाइम का इसका एडिशनल ब्याज देना पड़ता है। सो फायदे कैश फ्लो के हैं और आपका नेगेटिव अगर ब्याज का नुकसान ब्याज का है, राइट। ऑप्ट आउट का मतलब ये है कि हमारी किस्तें जैसी चल रही थी वैसी चल रही है, हमारे धंधे का कोई फर्क नहीं पड़ा, और हम जैसे हमारी किस्तों की शेड्यूल थी उस हिसाब से हम पैसे चुका रहे करते रहे। ठीक है, तो काफी अच्छा पहलू है। तो कई सारे ट्रक मालिक इस चीज से परेशान रहते हैं। तो जैसा कि हमने पुराने शोज में भी बताया था, सहज वादवा जी जब हमारे साथ जुड़े थे और
जैसा कि आज देवनील जी भी बता रहे हैं कि अगर अगर आप सक्षम हैं अपना ईएमआई भरने के, तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं और आपको जो अतिरिक्त इंटरेस्ट है, एक्स्ट्रा ब्याज है, वो एक्स्ट्रा ब्याज नहीं देना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा ब्याज देने से आप बच सकते हैं। लेकिन यदि आपका बिजनेस ट्रेंड है, अगर आपका धंधा जो है उस पर प्रभाव पड़ा है और वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो आप ऐसे समय में इस स्कीम का, जो ईएमआई मॉरिटोरियम की स्कीम है, इस स्कीम का फायदा उठाकर अपने कैश फ्लोज को संभाल सकते हैं और अपने कैश फ्लोज को जारी रख सकते हैं। बिकॉज जो पैसा आप ईएमआई में देने वाले थे, वो पैसा अब आपके हाथ में रह सकता है। इसके लिए लेकिन आपको ऑप्ट इन करना पड़ेगा। तो देवनील सर, जैसे इसी बात पे एक और सवाल निकल कर आता है कि ये बात यहाँ पर की गई है डिफरमेंट की, कि ईएमआई नहीं देनी होगी। आम केसेस में अगर देखा जाए कि आम तौर पर जब कोई ईएमआई नहीं देता है तो उसका क्रेडिट स्कोर खराब कर दिया जाता है, उसकी सिविल रेटिंग खराब कर दी जाती है। तो क्या ईएमआई मॉरिटोरियम के अंदर भी ऐसा कोई प्रावधान है कि उसका क्रेडिट स्कोर पर कोई असर आएगा किसी प्रकार का? सो आप इस तरह से समझिए कि आपका क्रेडिट स्कोर कब खराब होता है? आपका क्रेडिट स्कोर तब खराब होता है जब आप अपनी ईएमआई और आपकी लायबिलिटी का भुगतान उस ड्यू डेट पे नहीं करते हो। अगर आपने ईएमआई मॉरिटोरियम स्कीम ऑप्ट इन किया है, तो आपका ईएमआई भुगतान का डेट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो आपका ईएमआई ड्यू ही नहीं होता है कि आप डिफॉल्ट करें। तो आप अगर डिफॉल्ट नहीं करते हैं, आपकी ईएमआई ड्यू नहीं है और आपने पेमेंट नहीं की है, तो ये डिफॉल्ट नहीं माना जाता है। एंड आपके सिबिल स्कोर और ब्यूरो स्कोर पे कोई असर नहीं पड़ता है इसका। लेकिन आपको, अगर आपने ऑप्ट इन किया है एंड आप नहीं पे कर रहे हैं, तभी। अगर आपने ऑप्ट इन नहीं किया है और आप नहीं पे कर रहे हैं, देन आप ये समझिए कि आपका शेड्यूल, आपका पिछला शेड्यूल के हिसाब से ही चल रहा है। बिकॉज बैंक में जो शेड्यूल है उसमें आपने ऑप्ट इन नहीं किया, तो वो फिर आपको देखना पड़ेगा कि उस हिसाब से अगर डिफॉल्ट होता है देन। लेकिन अगर आपने ऑप्ट इन किया है तो अगर सरल इसमें बताओ कि अगर आपने ऑप्ट इन किया है और बैंक ने आपको रिवाइज शेड्यूल, आपका रिपेमेंट शेड्यूल भेज दिया है, तो आपका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा सिविल स्कोर में। अंडरस्टूड। तो जैसे क्या स्कोर पे फर्क पड़ने के अलावा क्या किसी तरह की पेनल्टी लगती है अगर सपोज कीजिए किसी ने ऑप्ट इन नहीं किया है और उसके बाद उसका शेड्यूल नॉर्मल चल रहा है और वो अगर भर नहीं पाया ईएमआई, तो क्या उसके ऊपर किसी तरह की पेनल्टी लागू हो सकती है? सोनेश, ये बहुत ही वेरी पॉइंटेड क्वेश्चन है। ये सभी को समझना चाहिए, हमारे जितने भी साथी ट्रक मालिक और ट्रेवल साथी हैं, कि अगर आपका शेड्यूल के हिसाब से आप पैसे नहीं दे रहे हो तो ये डिफॉल्ट माना जाता है, जैसे मैंने पहली बार कहा। सो आपने अगर ऑप्ट इन नहीं किया है तो बैंक के खाते में आपका शेड्यूल में ड्यू दिखा रहा है। तो अगर वो ड्यू दिखा रहा है तो आपके एग्रीमेंट के हिसाब से आपका ब्याज और आपका एडिशनल ब्याज, वो डिफॉल्ट का ब्याज, दोनों लगता है फिर। अच्छा। तो अगर मैं जोड़ू कि इसके फायदे, अगर ईएमआई मॉरिटोरियम के और एक फायदे अगर मेरे को जोड़ना है कि क्या है, अगर मेरे पास मेरा धंधा उतना नहीं कमा रहा है कि मेरा कैश फ्लो उतना हो और मेरी इतनी ये हो कि मैं अपना ईएमआई पे कर सकूं, तो मेरे को दो चीज होता है कि एक होता है डिफॉल्ट का डर, जिससे हमारा ब्यूरो स्कोर इम्पैक्ट हो सकता है, और दूसरा चीज ये होता है कि हमको एडिशनल चार्ज अदर देन ब्याज, हमको डिफॉल्ट चार्जेस भी लगाया जाता है। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक है कि आप अपने धंधे के हिसाब से इसको ऑप्ट इन एंड ऑप्ट आउट करें। आप क्या ये कैलकुलेट कर ले कि आपके धंधे के हिसाब से कैश फ्लो इतना आ रहा है, जिस हिसाब से आप ईएमआई दे सकते हो, नहीं दे सकते हो, एंड देन आप ऑप्ट इन एंड ऑप्ट आउट करें। ठीक है, ठीक है सर।
इसी बीच हम एक सवाल उठाना चाहेंगे, जो कि ग्राउंड से ललित शर्मा जी ने हमसे पूछा है फेसबुक पर एक सवाल। ललित शर्मा जी का सवाल मैं स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा हूँ। और ललित शर्मा जी का सवाल है कि आई हैव पेड 3 EMIs टुगेदर on 10/6/20 after March, so interest rate will apply or not? ललित जी का ये सवाल पूछना चाहूंगा कि उन्होंने मेरी जो समझ है, इन्होंने EMI मॉरिटोरियम का स्कीम ऑप्ट इन किया था एंड एक साथ इन्होंने तीनों EMI जून के महीने में पेमेंट कर दिया है। करेक्ट सर। सो ये जानना चाहते हैं कि मेरा ऑप्ट इन होगा या ऑप्ट आउट होगा। तो ये आप जो ऑप्ट इन पे इंटरेस्ट लगता है वो लगेगा या नहीं लगेगा? करेक्ट। सो ललित जी, ये है कि आपने अगर ऑप्ट इन किया है तो बैंक के हिसाब से बैंक ने ऑलरेडी अपना शेड्यूल उस हिसाब से चेंज कर दिया है। अगर चेंज कर दिया है तो आपके खाते में वो ब्याज EMI के हिसाब से जुड़ गया है। तो आपने ये अगर 3 EMI एक साथ दे दिया है तो आप एक काम कर सकते हो, आप अपने बैंक या NBFC जहां से भी आपका लोन हो, इमीडिएटली आप कांटेक्ट कर सकते हो कि हमारा ये जो 3 EMI हमने एडवांस में दे दिया बिकॉज ऑफ ये EMI मॉरिटोरियम स्कीम के बाद, ये किस तरह से एडजस्टमेंट होगा जिससे कि आपका ये ब्याज बच जाए। और मेरे ख्याल से आप अगर अभी इमीडिएटली अपने बैंक और NBFC से कांटेक्ट करोगे तो वो डेफिनेटली कोई ना कोई रास्ता निकाल के आपको इसका उपाय बता देंगे। ठीक है ललित जी, आशा करते हैं आपके सवाल का हम आंसर आप तक पहुंचा पाए होंगे। एक बार फिर से मैं जो सर ने बताया मैं वो एक बार क्लैरिफाई कर देता हूं कि आपने यदि ऑप्ट इन किया था इस 3 EMI को एक साथ भरने के पहले, तो आपका जो इंटरेस्ट है वो बैंक के हिसाब से लगेगा। और अगर आपने ऑप्ट आउट किया था तो आपको एक बार उस हिसाब से बैंक से बात कर लेनी चाहिए समझने के लिए कि उस केस में क्या होगा। आगे बढ़ते हैं सर। यहाँ पे आपने जैसा कि बताया कि हर किसी को अपने हिसाब से अपनी बिजनेस के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से समझ लेना चाहिए कि उसे ऑप्ट इन करना है या नहीं करना है। लेकिन अगर आपको एक स्टैंड लेना हो, एक जनरलिस्ट स्टैंड, तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? शुड दे ऑप्ट इन और शुड दे ऑप्ट आउट? सूर्य जी, ये बहुत ही मुश्किल सवाल है क्योंकि आप अगर देखोगे हर एक बिजनेस की, मैं तो ये मानता हूँ कि बिजनेस की न्यू होती है उसका कि कितना वो कमा रहे हैं और कितना कैश फ्लो उनके पास आ रहा है। कैश फ्लो का मतलब कितना पैसा महीने का महीना उनको आ रहा है। बिकॉज अगर आप देखोगे लाइबिलिटी साइड में उनके हमारे काइंड ऑफ ड्राइवर्स की सैलरीज होती है, मेंटेनेंस का खर्चा होता है, पेट्रोल डीजल के खर्चे होते हैं। तो चलिए अभी तो बंद है, अगर गाड़ियां नहीं चली तो पेट्रोल डीजल का खर्चा बचेगा। लेकिन बाकी के अगर आप देखोगे, अगर हम कहीं पार्किंग करते हैं तो पार्किंग चार्जेस हमको लगती है, कहीं पे ड्राइवर्स की सैलरीज वगैरह सब कुछ लगती है। तो ये जो पूरा सेटअप हमने बना के रखा है इसकी पूरी कॉस्ट आती रहती है। सो इस हिसाब से मेरा यही मानना है कि आप अपने हिसाब से देखें कि आपके धंधे में कि आपके पास अगर कैश कितना है, आपके पास कमाई कितनी पड़ी हुई है जो आप अभी चला सकते हो नेक्स्ट 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना तक। तो नेक्स्ट 1-2 महीने में आपको अगर लगता है जिस की स्थिति आपके स्पेसिफिक एरिया में सुधर रही है, आपका ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है, आपको लोड्स मिल रहा है, तो आपको फिर ऑप्ट इन नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको एडिशनल ब्याज लगता है। समझ गया। तो सर आपको सॉरी जी, प्लीज कंटिन्यू सर। तो आपको ये समझना पड़ेगा ऑप्ट इन से आपको क्या होता है, आपको एडिशनल ब्याज लगता है। लेकिन आपको ये सहूलियत मिलती है कि आपको उस पर्टिकुलर 3 महीने आपको पैसे नहीं देने पड़ते, जब आप नहीं कमा रहे हो पैसे नहीं पे कर रहे। दूसरी चीज ये होती है कि उस समय अगर पैसा आगे पीछे भी आता है फिर भी वो डिफॉल्ट का डर रहता है जिससे आपका सिबिल स्कोर और आपका अदर डिफॉल्ट चार्जेस अफ्रीका के खाते में जुड़ सकता है।
लेकिन आप अगर ऑप्ट इन ही किए हो सर, ओके, देन आपको केवल इंटरेस्ट ही लगेगा। ये बाकी जो डिफॉल्ट चार्जेस की जो आप स्थिति होती है या फिर डिफॉल्ट की स्थिति होती है, इससे आप बच सकते वो नहीं लगेगा, बच हो, नहीं जाओगे रहे। उससे, तो ये पेनल्टीज आपको से और जो एक्स्ट्रा चार्जेस उससे बच जाओगे। पेनल्टी से आप बच जाओगे। सो आपको ये आपको वे करना पड़ेगा कि आपके हिसाब से कौन सा सही है आपको करने के लिए, किस स्टेज पे हो आप, और क्या आउटलुक है आपका कि किस उधर से देख रहे हो। कि जैसे राजस्थान में अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो हो सकता है वहां पे, और अगर लॉन्ग रूट पे गाड़ी चला रहे हो, शॉर्ट रूट पे गाड़ी चला रहे हो, तो किस तरह से मार्केट ओपन हो रहा है, उस हिसाब से आपको एक कॉल लेना पड़ेगा। लेकिन फायदे और नुकसान मैंने आपको बता दिए कि ये दोनों फायदे और नुकसान है उसके। ठीक है। इसी बीच एक और सवाल सुदीप मोदी जी ने हमसे पूछा है। सुदीप मोदी जी जानना चाहते हैं कि क्या अगस्त तक के लिए जो नया मॉरिटोरियम अनाउंस हुआ है उसके लिए फिर से अप्लाई करना पड़ेगा? तो सुदीप मोदी जी, आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो पहली मॉरिटोरियम स्कीम थी वो मॉरिटोरियम स्कीम 1 है एंड मॉरिटोरियम स्कीम 2 आई है। और मैं और एक चीज, और एक पहलू आपको बता दूं कि आपका रेस्पेक्टिव बैंक्स और एनबीएफसी का आपको जो ऑप्ट इन ऑप्ट आउट का जो प्रोसेस है वो भी डिफरेंट होगा आपका ईएमआई स्कीम 1 एंड ईएमआई स्कीम 2 के साथ। तो सुदीप जी, आपको हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस से बात करके अपनी प्रोसेस समझ लेनी चाहिए। आपका जो सवाल है उसका आंसर है यस, आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन वो अप्लाई कैसे करना है और अप्लाई करने का क्या तरीका है, किन चरणों में आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या अप्लाई करने के जो तामझाम है, वो आपको जानने के लिए हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस से एक बार संपर्क करना पड़ेगा। ठीक है सर, इसी के साथ हमारा पुराना जो कंटिन्यू चल रहा है डिस्कशन उससे आगे बढ़ाते हैं। ब्याज को लेकर जो डिस्कशन चल रहा था, कई लोगों के मन में सवाल है कि इस मॉरिटोरियम पर ब्याज क्यों लिया जा रहा है, और जो ब्याज लिया जा रहा है वो किस दर पे लिया जा रहा है, और सबसे पहला तो क्यों कि वो किस दर पे लिया जा रहा है, और दूसरा ये कि ये क्यों लिया जा रहा है, मतलब फिर वो हेल्प किस तरह से हुई अगर ब्याज लिया ही जा रहा है तो। सो मैं पहला एक क्लैरिफाई कर देता हूँ कि लाइक किस दर पे लिया जा रहा है जी। सो आपकी लोन जिस दर पे चल रही है, जो ब्याज दर आपका एग्जिस्टिंग लोन पे चल रही है, एक्सटेंशन ऑफ मोरिटोरियम का ब्याज भी उसी दर से लिया जा रहा है। दूसरी पुराना चीज वाला जो रेट है वही कंटिन्यू हो जाएगा मॉरिटोरियम। करेक्ट। तो ईएमआई पर ब्याज क्यों लिया जा रहा है, मैं एक दूसरी तरह से ये समझाना चाहूंगा कि अगर आप ये समझो कि आपने एक एफडी करा के रखा है, फिक्स डिपॉजिट करा के रखा है बैंक में ₹1,00,000 का, एंड उसपे 7% की ब्याज दर है, 1 साल के लिए आपने करा के रखा है। तो 1 साल के बाद 12 महीने के बाद आपकी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि मैं ₹1,07,000 बैंक मेरे को वापस देगा। यही अगर 3 महीने के 15 महीने के बाद आपको 1,07,000 देता है, तो 3 महीने का ब्याज का आपका नुकसान होता है। तो यही अगर लॉजिक बैंक की तरफ से आप देखोगे, सो बैंक का कहना ये है कि आपने 4 साल के लिए हमसे लोन लिया एंड 4 साल में आपको से 48 किस्तों में या 47 किस्तों में पैसे देने थे। अभी आपका 3 महीने का एक्सटेंशन हो गया, सो वही पैसा बैंक को वापस जाएगा 51 महीने में या 52 महीने में। तो ये जो 3 महीने का एडिशनल जो एक्सटेंशन हो गया, वो ब्याज बैंक आपके ऊपर इसीलिए लागू करता है। तो सुरेश जी, ये जो 3 महीने का एडिशनल आपका जो ये बढ़ जाता है, जो इंटरेस्ट बढ़ जाता है, जो इंटरेस्ट, उसी के कारण ये इंटरेस्ट एडिशनल बढ़ जाता है। अब ये इंटरेस्ट या तो ट्रक मालिक और ट्रक ओनर भुगतान करे या गवर्नमेंट भुगतान करे। एज पर गवर्नमेंट के स्कीम के हिसाब से कि ये मॉरिटोरियम विद इंटरेस्ट है, ना कि विदाउट इंटरेस्ट।
गॉड। तो बेसिकली कहीं ना कहीं जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है उसको सपोर्ट करने के हिसाब से ये मूव ली गई है, क्योंकि जो पैसा लोगों का जमा है, या तो फिर उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाएगा। बात वैसे है कि उस जमा पैसे पर भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा अगर यहाँ से इंटरेस्ट नहीं जाएगा तो, क्योंकि जो साइकिल घूम रही है इकोनॉमी की, उस साइकिल के अंदर अगर बैंक को भी देखोगे आप तो बैंक भी पैसे या तो डिपॉजिट से या बोरोइंग से लेके आती है एंड आगे लोन देती है। एंड जो अगर उसने 7% में आपसे डिपॉजिट लिया या पब्लिक से डिपॉजिट लिया, आगे अगर 9% दिया तो बैंक का वो 2% का प्रॉफिट होता है। तो अगर ये मॉनिटोरियम एक्सपेंट हो गया तो ये आपका ये नुकसान होगा बैंक को। ठीक है। इसी बीच अखिलेश शाक्या जी ने एक सवाल पूछा है। अखिलेश जी, अगर आप हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं तो आपका सवाल थोड़ा सा क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा है। आप एक बार सरल शब्दों में एक बार फिर से अगर हम तक पहुंचा सकें तो आपसे हमारी विनती होगी। हम आतुर हैं आपके सवाल का आंसर करने के लिए, लेकिन अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं उस सवाल को। तो आपसे बस रिक्वेस्ट रहेगी कि एक बार फिर से अगर आप उसको टाइप करके सिंपल वर्ड्स में लिख सकें तो। सर, दूसरा सवाल जो है वो भी ऋषि भट्ट जी ने पूछा है कि ऋषि भट्ट जी ने का कहना है कि उनका जो बैंक है वो उन्हें कॉल करके पूछ रहा है, बोल रहा है कि आप ईएमआई जमा कराइए। और ऐसा जहां तक मैं समझता हूँ कई सारे ट्रक मालिकों के साथ हो रहा होगा। हम लोग कल भी इंटरेक्ट कर रहे थे जब एक ट्रक मालिक से, तो रुड़की से हसरत अली जी से हमारी बात हो रही थी। तो रुड़की से हसरत अली जी का भी यही कहना था कि उनके 2 ट्रक हैं और फाइनेंसर उन पर किसी प्रकार का दबाव बना रहा है ये पीएमआई भरने का। तो क्या ऐसी सिचुएशन आ सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने मॉरिटोरियम के लिए लोगों को कहा हुआ है, तो क्या फिर भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है? आपकी क्या राय है इस बारे में? सुनेश जी, इसको 2 पार्ट में देखते हैं। एक गवर्नमेंट का जो अनाउंसमेंट है, गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट में गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जितने भी धंधे हैं, मतलब एमएसएमई हो गया या कोई भी धंधा हो गया, उसको मॉरिटोरियम मिलना चाहिए। एंड गवर्नमेंट ने ये इंस्ट्रक्शन दिया बैंक और एनबीएफसीज को कि आपको ये मॉरिटोरियम आपके रेस्पेक्टिव कस्टमर के पास, आपके कस्टमर्स के पास आपको पहुंचाना पड़ेगा। बट उसका कैसे पहुंचाना पड़ेगा और कस्टमर कैसे उसके लिए अप्लाई करेंगे, ये जो प्रोसेस है और ये जो किस तरह से होगा, ये पार्ट गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन नहीं देगी उस पे। ये जो पार्ट है दैट इज बिटवीन द बैंक एंड द कस्टमर। सो हर एक बैंक का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट प्रोसेस है कि कैसे आपको ऑप्ट इन करनी पड़ेगी या कैसे आप इसको मतलब ईएमआई स्कीम को कैसे ये कर सकते हैं। तो जैसे कुछ बैंकों ने अक्रॉस द बोर्ड विदाउट ऑप्ट इन किए दे हैड अप्लाइड, डिफॉल्ट मान लिया है, वो बाय डिफॉल्ट सबको दे चुके हैं। लाइक कि आप अगर कस्टमर हो तो 3 महीने का मॉरिटोरियम हमने डाल दिया उसपे। काफी सारे बैंक एंड एनबीएफसी में ऐसा था कि जहां पे आपको ऑप्ट इन करना था। सो मेरे ख्याल से आपके साथ वही हुआ होगा ऋषि भट्ट जी, जहां पे आपको ऑप्ट इन करना था। मे बी बैंक के और एनबीएफसी, मेरे को मालूम नहीं आपका कहां से लोन है, लेकिन बैंक के और एनबीएफसी जहां से भी आपका लोन है वहां वो प्रोसेस आपने शायद फॉलो नहीं किया। क्योंकि अगर वो प्रोसेस फॉलो होता तो बैंक के खाते में आपका ड्यू ही नहीं दिखता, तो कोई आपको कॉल भी नहीं करता। तो आई होप ऋषि जी आपको इस सवाल का आंसर मिल गया है। हसरत अली जी, अगर आप भी हमारा हमारा शो सुन रहे हैं तो आप तक आई होप आवाज पहुंच रही है। साफ शब्दों में, अगर इस मॉरिटोरियम के दौरान कोई बैंक आपके ऊपर दबाव बना रहा है या आपको कह रहा है कि आप अपनी किस्त जमा कराएं, तो इसका मतलब यह है कि उस बैंक की नजर में अभी तक आपने मॉरिटोरियम के लिए ऑप्ट इन नहीं किया है। उस बैंक की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को आपने कंप्लीट नहीं किया है, और आप उसे कंप्लीट करके, जब आप उसे कंप्लीट करेंगे तब आप उस मॉरिटोरियम के लिए एलिजिबल होंगे, और तब जाके आपका जो अमाउंट है वो ईएमआई है वो रिफ्लेक्ट होना बंद होगा, तब जाके आप मॉरिटोरियम का लाभ ले पाएंगे। तो अगर
कोई आपको कह रहा है कि आप किस्त जमा कराइए, तो उसका मतलब ये है कि आपका अभी मॉरिटोरियम में ऑप्ट इन नहीं हुआ है। आपको एक बार उसको समझ लेना चाहिए कि आप ऑप्ट इन कैसे करेंगे उसके लिए। ठीक है सर, अगले सवाल की तरफ मूव करना चाहेंगे। अगला सवाल बेसिकली ये है कि इंटरेस्ट जो बनता है उस इंटरेस्ट को पे करने के क्या तरीके हैं, और बेसिकली हाउ विल द इंटरेस्ट बी कैलकुलेटेड, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी, और उस इंटरेस्ट को देने के क्या विकल्प एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास, वो कैसे लिया जाएगा, कैसे वसूला जाएगा वो इंटरेस्ट। तो अगर आप सिंपल तरीके से देखें तो दो तरह के लोन होते हैं। लाइक एक होता है आपका या तो ट्रक के लिए टर्म लोन है, आपका टर्म लोन है धंधे के लिए या ट्रक के लिए, या ईएमआई बेस्ड लोन है, राइट। तो इसमें ये है कि लाइक जैसे ही आपने ये मॉरिटोरियम लिया, तो आप एक तरीके से ये सोचिए कि लाइक अगर आपने मॉरिटोरियम नहीं लिया तो आपके जो बैलेंस किस्तें थी और जो आपको आगे फ्यूचर की किस्तें थी, 20 किस्तें मानो बची हुई है और आपकी किस्तें 50,000 रुपए की किस्तें हैं, तो आपको टोटल किस्त आपको बैंक या एनबीएफसी को देना था वो 10 लाख रुपए का था। नाउ आपने मॉरिटोरियम ले लिया, 3 महीने का मॉरिटोरियम ले लिया, एंड आपके पास रिवाइज एक शेड्यूल आ गया बैंक की तरफ से। उसमें आपको दिखेगा कि ये ईएमआई हो सकता है बढ़ के 51,000 हो जाए या 52,000 हो जाए। सो अगर 51,000 का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, अगर आप वही सेम 20 ईएमआई 51,000 रुपए पे कर रहे हो, दैट मीन्स आप 20,000 रुपए आपका डिफरेंशियल इंटरेस्ट लग रहा है आपको। ओके ये 20,000 रुपए, ये 3 महीने का मॉरिटोरियम लेने के लिए ये 20,000 रुपए का एडिशनल इंटरेस्ट लग रहा है आपको। तो मैं लिटरल शब्दों में नहीं जा रहा हूं कि 20,000 रुपए लगेगा या नहीं लगेगा, बट आप वो कैलकुलेट कर ले कि आपका अभी का कितना है और बैंक ने जो आपको रिवाइज शेड्यूल भेजा उसका ईएमआई कितना है, जो उसका जो डिफरेंस निकलेगा आपकी जो बची हुई किस्तों के साथ आप उसको मल्टीप्लाई कर ले, तो जितना अमाउंट निकलता है वही आपका एडिशनल इंटरेस्ट आप पे करने वाले हैं। ठीक है, इसी के लिए, इसी के साथ साथ मैं लोगों को बताना चाहूंगा यहाँ पे कि व्हीलसाई ने एक छोटी सी सुविधा यहाँ पे लॉन्च करी हुई है। मैं फेसबुक में कमेंट के माध्यम से वो पहुंचा रहा हूँ। अखिलेश शाकिब जी के लिए भी वो यूजफुल है और आदर्श नागर जी के लिए भी वो यूजफुल है। एक लिंक मैंने अभी अभी पोस्ट किया है, आप इस लिंक पर जाकर अपना जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, अपना जो ब्याज है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अखिलेश शाक्या जी का भी एक सवाल है, मैं स्क्रीन पर फ्लैश करना चाहूंगा कि अखिलेश शाक्या जी पूछते हैं कि अगर 2-3 महीने के लॉकडाउन और बढ़ेगा और अगर वो ईएमआई जमा नहीं कर पाएंगे तो क्या उनको ब्याज देना पड़ेगा, और अगर देना पड़ेगा तो कितना % देना पड़ेगा। तो अखिलेश जी, आपको जो ब्याज है वो देना पड़ेगा डेफिनेटली। कितना % देना पड़ेगा, जो आपका इंटरेस्ट रेट अभी चलता है बैंक के साथ ईएमआई में, उतना ही इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो आपका ये ब्याज बनता था वो ब्याज आपको देना पड़ेगा। अगर आपको और डिटेल चाहिए तो अभी मैंने एक छोटी सी लिंक पोस्ट की है, मैं वो लिंक स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा हूँ। वो लिंक पे आप जाकर स्क्रीन पर जो लिंक है, इस लिंक पर आप क्लिक करके अपना जो ब्याज है उस ब्याज को कंप्यूट कर सकते हैं, उस ब्याज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी के साथ सर अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ये सवाल कई तरह से हमारे सामने आ जाता है कि पहला ये कि अगर किसी ने पहले वाले मॉरिटोरियम में ऑप्ट इन किया था तो क्या वो दूसरे में ऑप्ट आउट कर सकता है? अगर किसी ने पहले में ऑप्ट आउट किया था तो क्या वो दूसरे में ऑप्ट इन कर सकता है? क्या कोई सिर्फ आखिरी का 1 महीना या आखिरी का 2 महीना ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट कर सकता है? तो क्या ये फ्लेक्सिबिलिटी सरकार ने दी है कि आप ऑप्ट इन करके ऑप्ट आउट कर सकते हैं या ऑप्ट आउट करके ऑप्ट इन कर सकते हैं जब आप चाहें तब? तो सुनील जी, इसको दो तरीके से देखते हैं कि आपकी जो ईएमआई मॉरिटोरियम स्कीम 1 आई थी वो मार्च महीने में आई थी, एंड उसमें ये बोला गया था कि मार्च, अप्रैल और मई महीने की जो किस्तें हैं वो डेफर की जाएगी। ठीक है। और उसी हिसाब से
बैंक्स और एनबीएफसी अपने अपने प्रोसेसेस लेके आए थे और अपने अपने काइंड ऑफ कि कैसे आपको ऑप्ट इन करना है, कैसे आपको ऑप्ट आउट करना है। सब्सिक्वेंटली आप अगर देखोगे, अभी जो स्कीम आई है दैट इज ईएमआई मॉरिटोरियम 2 स्कीम आई है, तो इसकी जो प्रोसेस होगी वो अगेन डिफरेंट होगी हर एक बैंक के साथ। सो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको अगर ईएमआई मॉरिटोरियम स्कीम 1 में आपने ऑप्ट इन किया है तो ऑटोमेटिकली ये ईएमआई मॉरिटोरियम 2 में भी आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाए या काइंड ऑफ लागू हो जाए, ऐसा नहीं है। इसको आपको फिर से ऑप्ट इन करना पड़ेगा। अगर आपने ऑप्ट आउट किया है तो आपके पास दोनों विकल्प मौजूद है। या तो आपने ऑप्ट इन किया है, आप ऑप्ट आउट करना चाहते हो, या तो आपने ऑप्ट आउट किया है, आप ऑप्ट इन करना चाहते हो। लेकिन ये दोनों जो है, ये दोनों आपको इस तरह से देखना पड़ेगा, ये दोनों सेपरेट स्कीम्स है। इसकी जो प्रोसेस ऑफ ऑप्ट इन एंड ऑप्ट आउट सेपरेट है। सो आपको ये प्रोसेस 2 बार करना पड़ेगा बैंक्स के साथ। ठीक है, हर बार आपको दोनों बार अलग अलग करना पड़ेगा। और आप दूसरा पार्ट जो ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होता है, जो दूसरा हिस्सा था इस सवाल का वो ये था कि क्या कोई बंदा एक बार अगर उसने ऑप्ट आउट या ऑप्ट इन कर लिया है, तो सपोज कीजिए 3 महीने का मॉरिटोरियम है और उसने ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट कर लिया और 2 महीना निकल गया है, आखिरी महीना बचा हुआ है, तो क्या वो अपना विकल्प चेंज कर सकते हैं उस आखिरी महीने में? मेरे ख्याल से इसको 2 तरीके से देखिए। अगर आपके पीएसयू बैंक है, जो सरकारी बैंक है, सरकारी बैंक में आपके टर्म लोन का खाता चलता है, ठीक है, राइट। और एक तरह के लोन होते हैं विच इज आपको ये देखना ईएमआई का, राइट, जो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट जिसको बोलते हैं, या ईएमआई मंथली मासिक किस्तों की जो एक शेड्यूल होता है। तो ईएमआई शेड्यूल में आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है कि आज आपके पास 2 किस्तें आपने डिफरमेंट ले लिया तो वो शेड्यूल चेंज हो जाता है। तो फिर आपके पास अगर पैसे आ गए तो वो फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास नहीं है कि आप पैसे डाल दो तो आपका ब्याज घट जाएगा जी। बट मैं श्रोता से यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप देखोगे ट्रक के धंधे में नॉर्मली क्या होता है, लाइक हमारे पास पैसे आते हैं हर एक महीने के हिसाब से, जैसे जैसे ट्रक कमाती है पैसे आते रहते हैं। तो हो सकता है किसी महीने हमारे पास अच्छी कमाई आ जाए, किसी महीने कम कमाई आ जाए। तो आपके पास अगर पैसे आ रहे हैं तो आप पेमेंट करते रहिए, क्योंकि बैंक ये एक स्पेसिफिक परिस्थिति है जो कि आप बोल सकते हो 100 सालों में एक बार आती है, जिसके कारण आप देख रहे हो इस तरह की परिस्थिति है, मार्केट की भी परिस्थिति है, एंड आपके धंधे का भी असर उसी तरह से दिख रहा है। तो आपके पास अगर पैसे आ रहे हैं तो आप जमा कराते रहो, एंड इसका जो आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट, आप एक बार अपने बैंक से या एनबीएफसी से बात कर लो। मेरे ख्याल से जितने भी बैंक हैं एनबीएफसी से, जहां से भी मैं बात करता हूँ, जिनसे भी मेरी चर्चा होती रेगुलर पे, उनका यही कहना है कि अगर पैसे आते रहते हैं तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आगे चल के हम लोग कस्टमर को पास ऑन करेंगे। अगर मैं 10 आदमी से बात करता हूं तो उसमें से एटलीस्ट 6 और 7 बैंकर और एनबीएफसी के लोग ये बोलते हैं कि अगर पैसे आ जाते हैं, पहले कस्टमर का मॉरिटोरियम दिया हुआ है अगर अक्टूबर तक, उसके पैसे आ जाते हैं, अगर जुलाई अगस्त से ही पैसे देना चाहता है तो वो दे सकता है, और उसका जो बेनिफिट है हम गोइंग फॉरवर्ड उनके फ्यूचर पे कहीं ना कहीं किसी तरह से पास ऑन करेंगे। और इससे क्या होता है कि आपकी लाइबिलिटी भी घटते रहती है, क्योंकि अल्टीमेटली आप अगर देखोगे, अगर आपको 50,000 के हिसाब से, मैं पिछला एग्जांपल अगेन लेता हूँ कि 50,000 के हिसाब से 20 किस्तें देनी है तो आपको 10 लाख रुपए भरने हैं। तो जैसे जैसे पैसा आते रहे, तो अगर आप 20 महीनों के जगह अगर 18 महीनों में अपना लोन अगर बंद कर सकते हो, तो वो जो 2 महीने का एडिशनल जो ब्याज है उसका बेनिफिट आपको एंड में जाके मिल जाता है। समझ गया। तो घूम फिर के आप ही को फायदा। ठीक है,
सर एक और सवाल कई सारे लोग जो पूछते हैं, कई फ्लीट ओनर्स ने सवाल उठाया है कि मॉरेटोरियम के लिए उन्होंने ऑप्ट इन कर लिया, मॉरेटोरियम चल रहा है, क्या उनको इस मॉरेटोरियम के दौरान ऑप्ट इन करने के बाद एक और नया लोन मिल सकता है? सुरेश जी, बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपका जो रिपेमेंट का जो आपका जो पुराना जो ये था, आपका जो रिपेमेंट कल्चर था, और आप कैसे आपने रिपेमेंट किया बैंक या एनबीएफसी के साथ, बैंक्स और एनबीएफसी उसी हिसाब से लोन देते हैं। सो अभी अगर आपने मॉरिटोरियम ऑप्ट इन किया है, तो आपकी पिछली अगर रिकॉर्ड सही है रिपेमेंट की, तो आपको फिर सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बैंक्स और एनबीएफसी भी जानते हैं कि अभी कैश फ्लो की तंगी चल रही है, व्हीकल्स चल नहीं रहे हैं, तो इस कारण से मे बी आपने ऑप्ट इन किया है। और आपको नया लोन जब चाहिए होगा तो डेफिनेटली आप उसका जस्टिफिकेशन देंगे कि मेरे को नई गाड़ी के लिए लोन चाहिए, या मेरे को वर्किंग कैपिटल के लिए लोन चाहिए, या कोई भी चीज के लिए लोन चाहिए। तो वो आई थिंक अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड पिछले लोन रिपेमेंट में सही था, तो आप इजीली लोन मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। तो जैसा कि लोग सुन पा रहे होंगे, अगर आप ईएमआई मॉरेटोरियम के दौरान भी कोई नया लोन लेना चाहते हैं, तो आपकी हिस्ट्री के ऊपर, जो आपकी जैसे हिस्ट्री रही है पेमेंट्स की, जिस तरह से आपने रीपेमेंट किया है अपने ईएमआई का, उसको ध्यान में रखते हुए आपको नया लोन आप तक पहुंचाया जा सकता है। सर आई गेस हमारे पास आज के सवालों का जो सिलसिला था वो यहीं पर ही थम जाएगा। मैं जनता को कुछ और नई चीजें बताना चाहूंगा जो शायद उनको नहीं पता होगी। तो एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट सरकार की तरफ से हुआ है, वो ये है कि सारे के सारे जो दस्तावेज हैं, जो मोटर व्हीकल अधिनियम 1989 या मोटर व्हीकल नियम 1990 के अंतर्गत आते हैं, ऐसे सारे दस्तावेज जैसे कि आरसी, लाइसेंस, फिटनेस, पीयूसी, इन सारे दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाकर, एक बार फिर से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है। पहले भी जब पहला मॉरेटोरियम आया था उस दौरान पहली बार इसकी वैधता, इसकी मियाद बढ़ाई गई थी, और अब एक बार वापस से इसकी मियाद बढ़ा दी गई है। इसी के साथ साथ जितने भी ईवे बिल्स देश के अंदर हैं, वो सारे के सारे ईवे बिल्स की भी वैलिडिटी को बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। इसी के साथ कोई और ऐसी इंफॉर्मेशन है सर जो आप लोगों को राय देना चाहेंगे, जो हमारे साथ फ्लीट ओनर जुड़े हुए हैं, उन फ्लीट ओनर्स को आप बताना चाहेंगे बैंकिंग या फाइनेंशियल वर्ल्ड से रिलेटेड? सो अभी अगर आप देखोगे, लाइक हमारी जो फ्लीट ओनर या ट्रकिंग कम्युनिटी है और लॉजिस्टिक कम्युनिटी है, कहीं पे भी अगर आप देखोगे, लाइक जहां जहां भी कभी भी कोई भी डिप्रेशन आया है अक्रॉस द वर्ल्ड, इवन इंडिया में भी अगर देखोगे आप, मतलब इसके पहले की जितनी भी फाइनेंशियल डिप्रेशन वगैरह आई है, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री रीगेन करती है। क्योंकि क्या है, गुड्स, कोई भी चीज आप प्रोड्यूस करोगे, कोई भी चीज आप बनाओगे, उसको आपको वो माल बाजार तक पहुंचाना पड़ता है, पोर्ट तक पहुंचाना पड़ता है, रेलवेज तक पहुंचाना पड़ता है, और वो माल उपभोक्ता तक पहुंचना चाहिए। सो पहली जो रिवाइवल होती है वो लॉजिस्टिक सेगमेंट और ट्रक एंड लॉजिस्टिक रिलेटेड जितने भी है उनको होती है। तो ये देखा, मतलब आप अगर कोविड सिचुएशन में भी अगर देखोगे जितने भी कंट्रीज का वो पर्टिकुलर बात, तो ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री से भी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, बैंक्स और एनबीएफसी, वो ये पर्टिकुलर स्थिति को जानते हैं, और उनका भी राय यही है कि ये स्थिति जैसे जैसे सुधरती रहेगी, ये स्थिति, ये जितने भी कस्टमर है वो अपने प्रॉब्लम से उभरते रहेंगे, और ये पर्टिकुलर हमारी जो इंडस्ट्री है वो एक ग्रोथ इंडस्ट्री, जो कि डायरेक्टली आपका इट्स रिलेटेड टू द जीडीपी। जैसे जैसे जीडीपी बढ़ेगी, हमारी लॉजिस्टिक इंडस्ट्री बढ़ेगी, हमारी ट्रकिंग इंडस्ट्री बढ़ेगी। सो अगर आप कोई भी एनबीएफसी एंड बैंक से बात करें, तो लॉजिस्टिक एंड ट्रकिंग, उनका नेगेटिव व्यू टेम्पररी हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म व्यू हमेशा लॉजिस्टिक्स एंड इस पर्टिकुलर सेक्टर में हमेशा पॉजिटिव होता है।
बिकॉज ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है हमारे जीडीपी। तो उसी हिसाब से आप अपने धंधे का भी जो ये करें वो भी आप इसी हिसाब से देखें कि आपको शॉर्ट टर्म में किस तरह से आपका रिकवरी हो रहा है, लॉन्ग टर्म में किस तरह से, और लॉन्ग टर्म में किस तरह से। और यही एक फाइनेंशियल लायबिलिटी। और एक चीज बताना चाहूंगा कि अभी ये पर्टिकुलर परिस्थिति में आप फाइनेंशियल लायबिलिटी सोच समझ के लिए, फाइनेंशियल लायबिलिटी का मतलब ये मैं बोलता हूँ कि अपना जितना भी कॉस्ट है, जितना भी आपकी जो खर्चे हैं, आपके जो एक्सपेंसेस है, वो करने के बाद आप उस हिसाब से राय ले कि हमको एडिशनल फाइनेंशियल लायबिलिटी कितनी लेनी चाहिए, हमको एडिशनली लोन कितना लेना चाहिए। तो उस तरफ थोड़ा ध्यान लेके काइंड ऑफ बोरोइंग करें तो अच्छा रहेगा ये। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली सर, थैंक यू सो मच। आज आपने समय निकाल के हमारे तक जुड़े। जाते जाते एक और सवाल सुबोध जी ने हमसे पूछा है। सुबोध जी ने कहा है कि उन्होंने मई, अप्रैल और मार्च की ईएमआई का ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है। सुबोध जी, आप ये भी बताएं कि आपने मार्च, अप्रैल और मई की ईएमआई का पेमेंट कब किया है, किस तारीख में किया है। वो जानना चाहते हैं कि क्या वे जून, जुलाई, अगस्त के पेमेंट को नहीं कर पाने की स्थिति में अगर हैं जब तो वो क्या मोरेटोरियम का लाभ उठा सकते हैं। सुबोध जी, इसका आंसर तो देखिए बहुत सिंपल है कि आप अपने मोरेटोरियम का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जानना हम चाहेंगे एक बार कि आपका जून का ड्यू डेट क्या है और आपने मई, अप्रैल और मार्च का पेमेंट कब किया है। राइट सर, कोई और सवाल आप पूछना चाहेंगे इनसे, सुबोध जी से? नहीं, आई थिंक सुरेश जी, सुबोध जी ने अगर पेमेंट कर दिया है मार्च, अप्रैल, मई का, जून के महीने में, एंड मेरे को ये समझ में आया कि उनको ये जानना है कि वो EMI 2 ऑप्ट इन कर सकते हैं या नहीं। करेक्ट, करेक्ट सर। तो मैं सीधे शब्दों में ये बोलना चाहूंगा कि अगर उन्होंने पेमेंट कर दिया है तो EMI 2 का वो ऑप्ट इन कर सकते हैं, लेकिन ये मेरे को मालूम नहीं कि कौन से बैंक और कौन से NBFC से है, उनका प्रोसेस क्या है। तो वो आपको एक बार सुबोध जी, आपको डायरेक्टली अपने बैंक से या NBFC से बात करना पड़ेगा कि EMI 2 ऑप्ट इन करने के प्रोसेस क्या है, और उसी हिसाब से आप अप्लाई कीजिए। तो अगर आपने तो जैसे इनका 5 तारीख का इनका डेट होता है, तो 5 तारीख का तो डेट निकल चुका है, तो इसका मतलब इनका पेनल्टी लगना शुरू हो गया होगा अगर उन्होंने ऑप्ट इन नहीं किया है तो। राइट। तो सुबोध जी देखिए, आप ऑप्ट इन कर सकते हैं, बिल्कुल आप मोरेटोरियम को लाभ उठा सकते हैं। आपका जो सवाल है उसका आंसर यस है, लेकिन वो लाभ कैसे उठाना है, आप महिंद्रा फाइनेंस बैंक से एक बार उसकी बात कीजिए। आपका महिंद्रा फाइनेंस बैंक है जो, आप उससे एक बार बात कीजिए। आप उन्हें कहिए कि आपको मोरेटोरियम का लाभ उठाना है ताकि आपका जो पेनल्टी लगना शुरू हो चुका है वो रुक जाए कम से कम। और सुरेश जी, मैं ये भी बोलना चाहूंगा, आई थिंक व्हीलसाई में हर एक बैंक का स्पेसिफिकली प्रोसेसेस भी शायद दिया हुआ है। ओके, तो आप उसमें भी फॉलो करें एंड उस पे देखिए कि कोटक महिंद्रा बैंक से अगर आपका है या महिंद्रा फाइनेंस है, मेरे को एग्जैक्टली मालूम नहीं। सो अगर कोटक महिंद्रा बैंक से है या फिर महिंद्रा फाइनेंस से आपका लोन है, सो उस पर्टिकुलर बैंक का आप देखिए कि कौन सा प्रोसेस है ऑप्ट इन करने का फॉर EMI 2। सुबोध जी, मैं आपकी जानकारी के लिए महिंद्रा फाइनेंस का लिंक यहाँ पर भेज रहा हूँ। आप महिंद्रा फाइनेंस के लिंक पे क्लिक करके महिंद्रा फाइनेंस के बारे में पढ़ सकते हैं और आप वहां पर जाके समझ सकते हैं कि क्या स्टेप्स हैं। लेकिन सिंस आपका 5 जून का ड्यू डेट था और आपने जून की EMI नहीं भरी है, तो आपका पेनल्टी लगेगा और आपको तुरंत अपने बैंक अधिकारी से बात करके मोरेटोरियम में ऑप्ट इन कैसे करना है ये समझ लेना चाहिए। संजू शर्मा जी का भी एक और सवाल है सर, मैं एक बार उसका आंसर करना चाहूंगा। वी विल गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर टैक्सेस एंड इंश्योरेंस और नॉट। सर, इसके अंदर टैक्सेस और इंश्योरेंस में, टैक्सेस का सवाल थोड़ी देर पहले भी एक ऑडियंस मेंबर ने हम तक पहुंचाया था। इंश्योरेंस की डेट बढ़ाई नहीं गई है, इंश्योरेंस की वही डेट थी जो पहले थी, और टैक्सेस के ऊपर भी कोई खास राहत प्रोवाइड नहीं की गई है। इन दोनों में अभी तक तो कोई खास राहत प्रोवाइड नहीं की गई है। अगर कुछ आएगा
तो आप wheelshire.com पर जाकर उस बारे में help.wheelshire.com पर जाकर उस बारे में आप जरूर पढ़ सकते हैं। जैसे ही आप इंश्योरेंस और टैक्सेस के अंदर अभी कोई नई जानकारी हमारे पास अवेलेबल नहीं है सर। अखिलेश जी, आपको जो लिंक क्लिक नहीं हो रहा है आपका, आप तक वो लिंक आप एक बार हमें मैसेंजर के थ्रू मैसेज कर दीजिए, हाय भेज दीजिए, हम आपको उस मैसेंजर पर वो लिंक भेज देते हैं ताकि आप वो लिंक खोल सकें। ठीक है, तब तक के लिए सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े उन सारे लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा, सवाल पूछने के लिए, इस शो में बने रहने के लिए, सुनने के लिए इसको एंड तक। आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाल के आज गाइड किया, अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव शेयर किया, और अपना जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है आपने साथी ट्रक ओनर्स या फ्लीट ओनर्स तक शेयर की। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस शो। वी लुक फॉरवर्ड टू होस्टिंग यू अगेन समटाइम। एक बार फिर से मिलेंगे अगले संडे को शाम को 6 बजे मिस्टर रोहित के साथ। मिस्टर रोहित एक और फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं जो अगली बार लोन्स के संबंध में आपके सारे के सारे सवालों का आंसर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुरेश जी, थैंक यू सारे जितने भी हमारे श्रोता थे, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।